फिल्म की शुरुआत घने जंगलों और एक सुनसान झील के किनारे बने कॉटेज से होती है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है। यहाँ हमें तीन दोस्त दिखाई देते हैं, जेसिका, कैलेब और टेरेसा। तीनों शहर की भीड़-भाड़ से दूर छुट्टियां मनाने आए हैं। कैलेब और टेरेसा झील के पास मजे कर रहे होते हैं, लेकिन जेसिका कहीं दिखाई नहीं देती। टेरेसा उसे ढूंढते हुए कॉटेज के अंदर पहुंचती है। वहां जेसिका चुपचाप बैठी होती है और उसकी हालत बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। माहौल हल्का करने के लिए टेरेसा एक किताब पढ़ने लगती है। तभी अचानक जेसिका बिना किताब देखे उसी की लाइनें बेहद डरावनी और अजीब आवाज में बोलने लगती है, जैसे कोई और उसके शरीर पर कब्जा कर चुका हो। टेरेसा कुछ समझ पाती उससे पहले ही जेसिका की आंखों का रंग बदल जाता है। अगले ही पल वह जोर जोर से उल्टियां करने लगती है और साफ दिखाई देता है कि उसके अंदर किसी खतरनाक दानवी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। अब जेसिका पूरी तरह राक्षसी रूप ले चुकी होती है। वह बेरहमी से टेरेसा पर हमला करती है और उसकी खोपड़ी तक उधेड़ देती है। इसके बाद वह बाहर झील के पास खड़े कैलेब पर टूट पड़ती है और बड़ी ही निर्दयता से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद सबसे डरावना दृश्य देखने को मिलता है। जेसिका हवा में तैरने लगती है, जबकि घायल टेरेसा डर और दर्द से चीखती हुई यह सब अपनी आंखों के सामने देखती रहती है। यहीं से इविल डेड राइज की असली कहानी शुरू होती है। लेकिन इस समय आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, आखिर जेसिका के साथ ऐसा हुआ कैसे? उसके अंदर यह दानव आया कहां से? इस सवाल का जवाब जानने के लिए फिल्म हमें एक दिन पहले ले जाती है, जहां इस पूरी तबाही की असली शुरुआत हुई थी। अब कहानी पहुंचती है लॉस एंजेलिस। यहां एक पुरानी और जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसे जल्द ही गिराया जाने वाला है। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि ऐसा लगता है मानो वह किसी भी समय ढह जाएगी। इसी बिल्डिंग में रहती है एली, जो एक टैटू आर्टिस्ट है। उसके साथ उसके तीन बच्चे रहते हैं, बड़ा बेटा डैनी, बड़ी बेटी ब्रिजेट और सबसे छोटी बेटी कैसी। पिछले 2 महीनों से एली अपने पति से अलग रह रही है। दोनों के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अब साथ रहना लगभग नामुमकिन हो गया है। उसी रात एली की छोटी बहन बेथ उससे मिलने आती है, लेकिन बेथ खुद भी मानसिक रूप से परेशान होती है। वह एक कॉन्सर्ट बैंड में काम करती है, लेकिन हाल ही में उसे पता चला है कि वह प्रेग्नेंट है। इस बात ने उसे अंदर से पूरी तरह उलझा दिया है। फिलहाल उसने यह बात किसी को नहीं बताई। बेथ बच्चों के लिए कई गिफ्ट लेकर आती है, यहां तक कि वह एली के पति के लिए भी एक तोहफा लाई होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि दोनों अलग हो चुके हैं, तो माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है। एली बच्चों को पिज्जा लेने बाहर भेज देती है, ताकि वह अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। बेथ को जब अपनी बहन की मुश्किलों के बारे में पता चलता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि एली ने उसे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर एली बताती है कि उसने 2 बार फोन किया था। पहली बार जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, और दूसरी बार जब वह मजबूरी में इस पुराने अपार्टमेंट में रहने आई थी। लेकिन दोनों बार बेथ से बात नहीं हो पाई। अपनी गलती का एहसास होने पर बेथ अपनी बहन से माफी मांगती है। इसी बीच तीनों बच्चे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस लौट रहे होते हैं कि अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। करीब 5.1 तीव्रता का भूकंप पूरे इलाके को हिला देता है। ऊपर अपार्टमेंट में एली और बेथ घबरा जाती हैं, जबकि नीचे पार्किंग में मौजूद तीनों बच्चे डर के मारे वहीं बैठ जाते हैं। कुछ सेकंड बाद भूकंप तो रुक जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि असली आफत अभी शुरू भी नहीं हुई है। भूकंप शांत होने के बाद सबको लगता है कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन डैनी की नजर पार्किंग में बनी एक गहरी दरार पर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन फट गई हो और नीचे कोई पुरानी जगह छिपी हुई हो। डैनी स्वभाव से थोड़ा जिज्ञासु और लापरवाह है, इसीलिए बिना किसी को बताए वह उस दरार के अंदर उतर जाता है। नीचे पहुंचकर उसे एक पुराना कमरा दिखाई देता है, जो सालों से बंद पड़ा था। वहां धूल से ढकी कई पुरानी किताबें, कुछ विनाइल रिकॉर्ड और एक पुरानी तस्वीर रखी होती है। उस तस्वीर में 3 पादरी नजर आते हैं। कमरे के बीचों बीच एक सील किया हुआ पत्थर का तहखाना बना होता है। उसके चारों तरफ कई बड़े बड़े क्रॉस और ईसा मसीह की मूर्तियां रखी होती हैं।
साफ पता चलता है कि इस जगह पर किसी बेहद खतरनाक चीज को कैद करके रखा गया था, लेकिन डैनी इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता है। वह जबरदस्ती उस पत्थर के अंदर फंसी एक रहस्यमयी चीज को बाहर खींचने लगता है। जैसे ही वह उसे निकालता है, पास रखी ईसा मसीह की मूर्ति जमीन पर गिर जाती है, मानो किसी पवित्र सुरक्षा कवच को तोड़ दिया गया हो। अब डैनी उस अजीब सी वस्तु से कपड़ा हटाता है। तभी उसके ऊपर से ढेर सारे कीड़े उड़ने लगते हैं। कुछ पल बाद उसके सामने आती है एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी किताब। यही है बुक ऑफ द डेड, यानी वह अभिशप्त किताब जिसने ईविल डेड की पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। समझदारी तो यही होती कि वह किताब वहीं छोड़ देता, लेकिन डैनी ऐसा नहीं करता। वह उस किताब के साथ सभी विनाइल रिकॉर्ड भी उठा लेता है और चुपचाप अपने अपार्टमेंट में ले आता है। उधर ऊपर एली अपने बच्चों को लेकर परेशान हो रही होती है। उसी समय टीवी पर खबर चल रही होती है कि इस इलाके में आए भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एली अपने पड़ोसी गैब्रियल से बच्चों को ढूंढने में मदद मांगती है। वहीं एक बुजुर्ग पड़ोसी मिस्टर फोंडा भी वहां मौजूद होते हैं, जो बेथ से सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद तीनों बच्चे सुरक्षित वापस लौट आते हैं। उन्हें देखकर एली राहत की सांस लेती है, लेकिन साथ ही डांटते हुए कहती है कि भूकंप के समय लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद डैनी चुपके से वह रहस्यमयी किताब और रिकॉर्ड अपने कमरे में ले जाता है। इधर एली कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में चली जाती है, जबकि बेथ छोटी कैसी को नहलाने लगती है। अब डैनी का पूरा ध्यान उस किताब पर होता है। वह अपनी बहन ब्रिजेट के सामने उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं होती। किताब का किनारा किसी इंसान के मुंह जैसा दिखाई देता है, जिसमें नुकीले और धारदार दांत बने होते हैं। जैसे ही डैनी उसे खोलने की कोशिश करता है, वे दांत उसकी उंगली काट लेते हैं। उसकी उंगली से खून की कुछ बूंदें सीधे किताब पर गिरती हैं। हैरानी की बात यह होती है कि किताब उन खून की बूंदों को सोख लेती है और अगले ही पल अपने आप खुल जाती है। अंदर बने चित्र इतने भयानक होते हैं कि किसी का भी दिल दहल जाए। हर पन्ने पर नरक, राक्षसों और इंसानों की दर्दनाक मौतों की तस्वीरें बनी होती हैं। साथ ही कुछ अजीब भाषा में लिखे हुए मंत्र भी दिखाई देते हैं। ब्रिजेट डैनी को आगे पढ़ने से रोकती है। उसे महसूस हो जाता है कि यह किताब किसी बुरी शक्ति से जुड़ी हुई है, लेकिन डैनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। अब वह किताब छोड़कर साथ मिले पुराने विनाइल रिकॉर्ड चलाने लगता है। पहले रिकॉर्ड में एक पादरी की आवाज सुनाई देती है। वह बताता है कि यह किताब नाचुरोम डिमोंटो है, जिसे बुक ऑफ द डेड भी कहा जाता है। वह यह भी बताता है कि ऐसी कुल 3 किताबें मौजूद हैं। उसने और उसके साथियों ने इस किताब का अनुवाद करने की कोशिश की थी, ताकि वे प्राचीन सभ्यताओं और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जान सकें। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे जिस चीज से खेल रहे हैं वह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। डैनी अब पहले रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड भी चला देता है और यहीं से मौत का असली खेल शुरू होने वाला होता है। डैनी जैसे ही दूसरा विनाइल रिकॉर्ड चलाता है, उसमें उसी पादरी की आवाज सुनाई देती है। इस बार वह किताब के अंदर लिखे हुए मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी आवाज बदलने लगती है। ऐसा महसूस होता है मानो कोई और शक्ति उसके जरिए उन मंत्रों का उच्चारण करवा रही हो। डैनी घबरा जाता है और रिकॉर्ड बंद करने की कोशिश करता है। वह बार बार उसे रोकना चाहता है, लेकिन रिकॉर्ड अपने आप चलता रहता है। वह उसे निकालने की कोशिश करता है, यहां तक कि तोड़ने की भी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। जैसे ही मंत्र पूरे होते हैं, उसी पल एक भयानक दानवी शक्ति आजाद हो जाती है। उसी समय एली अकेले लिफ्ट में मौजूद होती है। अचानक लिफ्ट की लाइटें झपकने लगती हैं। माहौल पूरी तरह डरावना हो जाता है। अगले ही पल वह अदृश्य दानवी शक्ति एली पर हमला कर देती है। एली का पूरा शरीर बुरी तरह हवा में उछलने लगता है। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक तरीके से मुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी एक एक हड्डी तोड़ रही हो। वह दर्द से चीखती रहती है, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं होता।
उधर कमरे में बैठे डैनी की नजर किताब पर पड़ती है। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं, जैसे उसे पता हो कि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। इधर बेथ और कैसी अचानक पूरे फ्लोर की लाइट चली जाने से घबरा जाती है, लेकिन ब्रिजेट एक अजीब बात नोटिस करती है। बिल्डिंग के बाकी हिस्सों में बिजली मौजूद होती है, जबकि सिर्फ उनके फ्लोर की लाइट बंद हुई होती है। उसे महसूस होने लगता है कि यह कोई सामान्य बिजली की खराबी नहीं है। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और एली बाहर आती है, लेकिन अब वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है, आंखों में अजीब सी चमक होती है और उसके चलने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका होता है। वह बिना किसी से कुछ कहे सीधे रसोई में जाती है और कच्चे अंडे तोड़कर पैन में डालने लगती है। जब बेथ और बच्चे उसके पास आते हैं तो एली बेहद अजीब तरीके से बात करती है। कभी जोर जोर से हंसती है तो कभी बिना वजह सबको घूरने लगती है। उसकी हर हरकत देखकर सभी डर जाते हैं। अचानक कुछ पल के लिए एली को जैसे होश आता है। वह कांपती हुई आवाज में बेथ से कहती है, वो मेरे अंदर है, मेरे बच्चों को उससे बचा लो। इतना कहकर वह जोर जोर से उल्टियां करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में जेसिका ने की थी। इसके बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बेथ और डैनी घबरा जाते हैं। वे तय करते हैं कि एली को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन एली लिफ्ट के पास पहुंचते ही बुरी तरह डरने लगती है, मानो उसे पता हो कि उसी जगह उसके साथ कुछ भयानक हुआ था। दूसरी तरफ सीढ़ियां भी भूकंप की वजह से पूरी तरह टूट चुकी होती हैं। अब बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर सब लोग एली को वापस कमरे में ले आते हैं। कुछ देर बाद उसकी सांसें रुक जाती हैं। सबको लगता है कि एली मर चुकी है। पड़ोसी गैब्रियल उसकी आंखें बंद करता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ हटाता है, एली की आंखें अपने आप फिर से खुल जाती हैं। ये देखकर सभी सन्न रह जाते हैं। वह दोबारा उसकी आंखें बंद करता है। इस बार वे बंद ही रहती हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि एली की मौत हो चुकी है। गैब्रियल, मिस्टर फोंडा और बेथ मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद गैब्रियल और मिस्टर फोंडा बिल्डिंग से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उधर बेथ अपनी बहन के शव के पास बैठकर पुरानी बातें याद कर रही होती है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कॉल एली की होती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एली की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। बेथ, मैं जिंदा जल रही हूं, मुझे बचा लो। बेथ कुछ समझ पाती उससे पहले ही फोन की स्क्रीन अपने आप टूटने लगती है और उसी पल उसके पीछे रखी एली की लाश धीरे धीरे हिलने लगती है। बेथ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। कुछ ही सेकंड पहले जो एली मृत पड़ी थी, अब वह धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी होती हैं और शरीर से इतनी ज्यादा गर्मी निकल रही होती है कि बेथ उसे छूते ही अपना हाथ पीछे खींच लेती है। बेथ को लगता है कि शायद एली को तेज बुखार है, इसीलिए वह उसे तुरंत बाथरूम ले जाकर ठंडे पानी से नहलाने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एली अचानक दीवार पर चढ़ जाती है और इतनी जोर से चीखती है कि पूरे अपार्टमेंट में उसकी आवाज गूंज उठती है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। उधर बाथटब का पानी भी अपने आप उबलने लगता है, मानो पूरे कमरे पर किसी दानवी शक्ति का कब्जा हो चुका हो। अब एली पूरी तरह डिडाइट बन चुकी होती है। वह बिना किसी दया के अपने ही परिवार पर हमला कर देती है। सबसे पहले वह टैटू मशीन चालू करती है, फिर अपने ही खून को स्याही की तरह इस्तेमाल करके ब्रिजेट के गाल पर एक डरावना निशान बना देती है। ऐसा लगता है जैसे वह जानबूझकर उसके शरीर में अपना जहर फैला रही हो। एली ब्रिजेट को मारने ही वाली होती है कि तभी डैनी बीच में आकर उसे जोर से धक्का देता है। अब तक सभी समझ चुके होते हैं कि एली अब पहले वाली एली नहीं रही। उसके शरीर पर किसी भयानक दानव का कब्जा हो चुका है। इसी बीच अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है और पड़ोसी गैब्रियल तथा मिस्टर फोंडा अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे एली को देखते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं।
एली किसी जानवर की तरह गैब्रियल पर टूट पड़ती है और अपने मुंह से उसकी एक आंख बाहर निकाल लेती है। फिर वह उस आंख को सामने खड़े एक पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। यह पूरी घटना इतनी अचानक होती है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। मौका देखकर बेत तुरंत अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देती है ताकि वह दानव बाहर न निकल सके। लेकिन दरवाजे के छोटे से छेद से वे देखते हैं कि एली बाहर मौजूद कई लोगों को बेरहमी से मार रही है। मिस्टर फोंडा अपनी सुरक्षा के लिए एली पर गोली चलाते हैं। गोली लगने के बावजूद एली पर कोई खास असर नहीं होता। कुछ ही पलों में वह मिस्टर फोंडा को भी मार डालती है। अब अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ बेथ, डैनी, ब्रिजेट और छोटी कैसी ही जिंदा बचते हैं। डर के माहौल में ब्रिजेट अचानक डैनी पर गुस्सा निकालती है। वह कहती है कि जब से वह रहस्यमयी किताब और रिकॉर्ड इस घर में आए हैं, तभी से यह सब शुरू हुआ है। अगर डैनी उन्हें नीचे ही छोड़ देता तो आज यह सब कभी नहीं होता। दोनों भाई बहन आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन बेथ उन्हें रोकते हुए कहती है कि अभी लड़ने का समय नहीं है। अगर उन्हें जिंदा बचना है तो सबको मिलकर सोचना होगा। उसी समय बाहर खड़ी एली मासूम बनने का नाटक करती है। वह प्यार से कैसी को आवाज लगाती है और कहती है कि दरवाजा खोल दो, मम्मी वापस आ गई है। छोटी बच्ची कुछ पल के लिए उसकी बातों में आ जाती है और धीरे से दरवाजा खोलने लगती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, एली पूरी ताकत से उसका गला पकड़ने की कोशिश करती है। सौभाग्य से बेथ समय रहते कैसी को अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इसी बीच एक और डरावनी घटना घटने लगती है। ब्रिजेट के गाल पर बना टैटू वाला घाव अब काला पड़ने लगता है। उसके मुंह, नाक और कान से काला चिपचिपा तरल निकलने लगता है। कुछ ही देर बाद वह कीड़ों जैसी गंदी चीजें उगलने लगती है। अब साफ हो जाता है कि एली ने सिर्फ हमला नहीं किया था, उसने ब्रिजेट को भी अपने जैसा डेडाइट बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ही मिनटों में ब्रिजेट की हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई देने लगती है। बेथ उसे देखने के लिए रसोई में जाती है। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ब्रिजेट कांच के टुकड़े ऐसे चबा रही होती है जैसे कोई सामान्य खाना खा रही हो। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा होता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। अब यह साफ हो चुका था कि वह पूरी तरह डेडाइट बन चुकी है। अचानक ब्रिजेट बेथ पर हमला कर देती है। वह रसोई में रखा चीज ग्रेटर उठाती है और बेथ की टांग पर इतनी बेरहमी से रगड़ती है कि उसकी चमड़ी तक उखड़ जाती है। बेथ दर्द से चीख उठती है, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीछे हट जाती है। अब ब्रिजेट डैनी और कैसी की तरफ बढ़ती है। उसी समय कैसी अपनी बनाई हुई लकड़ी की छोटी सी गुड़िया उठाकर पूरी ताकत से ब्रिजेट के सिर पर मारती है। गुड़िया का नुकीला हिस्सा उसके सिर में ढस जाता है और वह कुछ देर के लिए जमीन पर गिर पड़ती है। कैसी की वह बात सच साबित हो जाती है जिसमें उसने कहा था कि उसकी गुड़िया एक दिन उसे बचाएगी। तीनों कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि यह खतरा अभी टला नहीं है। सुरक्षा के लिए बेथ ब्रिजेट को एक बेड पर मजबूती से बांध देती है। अब डैनी रोते हुए सारी सच्चाई बेथ को बता देता है। वह बताता है कि भूकंप के बाद पार्किंग के नीचे उसे एक रहस्यमयी कमरा मिला था। वहीं से उसे यह डरावनी किताब और 3 पुराने विनाइल रिकॉर्ड मिले थे। उसने सिर्फ जिज्ञासा में रिकॉर्ड चला दिए थे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन रिकॉर्ड में पढ़े गए मंत्र किसी दानव को आजाद कर देंगे। डैनी कहता है कि उसने केवल 2 रिकॉर्ड सुने थे, तीसरा रिकॉर्ड अभी भी बाकी है, लेकिन रिकॉर्ड प्लेयर टूट चुका है। बेथ को याद आता है कि वह संगीत की दुनिया से जुड़ी रही है और रिकॉर्ड प्लेयर ठीक करना जानती है। वह थोड़ी मेहनत करके रिकॉर्ड प्लेयर दोबारा चला देती है। इस बार वह तीसरा रिकॉर्ड हेडफोन लगाकर सुनती है ताकि अगर उसमें फिर कोई मंत्र हो तो उसका असर सिर्फ उसी तक सीमित रहे। उधर दूसरी तरफ ब्रिजेट धीरे धीरे फिर उठने लगती है। साथ ही एली भी वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते अपार्टमेंट के अंदर घुसने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वह दानवी शक्ति हर जगह मौजूद हो। इधर रिकॉर्ड में पादरी की आवाज फिर सुनाई देती है। वह बताता है
कि यह किताब किसी इंसान ने नहीं बनाई थी। बुक ऑफ द डेड इंसानी चमड़े से तैयार की गई थी और इसके हर शब्द को इंसानी खून से लिखा गया था। इस किताब में नरक के सबसे खतरनाक दानवों को बुलाने वाले मंत्र लिखे हुए हैं। पादरी बताता है कि उसने इस किताब का अध्ययन लोगों की भलाई के लिए शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्दी उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया। वह कहता है, चर्च सही था, इस किताब को कभी नहीं खोलना चाहिए था। आगे वह चेतावनी देता है कि इस दानव को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ कैद किया जा सकता है या फिर उससे जितना दूर हो सके उतना दूर भागा जा सकता है। यही कारण था कि उस किताब को वर्षों पहले एक गुप्त तहखाने में क्रॉस और पवित्र चिन्हों के बीच बंद करके रखा गया था। लेकिन डैनी की एक गलती ने उस कैद को तोड़ दिया। पादरी आगे बताता है कि इस दानव के हमले या उसके खून से संक्रमित होने वाला हर इंसान धीरे धीरे डेडाइट बन जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति पर दानव का पूरा नियंत्रण हो जाता है। इधर रिकॉर्ड चल ही रहा होता है कि अचानक बंधी हुई ब्रिजेट अपनी रस्सियां तोड़ देती है। वह बिजली की तेजी से डैनी पर हमला करती है और उसके पेट में तेज धार वाला हथियार घोंप देती है। डैनी दर्द से चीख उठता है। अपनी जान बचाने के लिए वह ब्रिजेट पर आग फेंक देता है। आग लगते ही ब्रिजेट कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन तभी एली भी वेंटिलेशन डक्ट तोड़कर कमरे के अंदर आ जाती है। अब बेथ दोनों डेडाइट्स से एक साथ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। उसी दौरान रिकॉर्ड में पादरी की आखिरी चेतावनी सुनाई देती है। अगर यह दानव आजाद हो गया तो फिर कोई प्रार्थना, कोई एक्सोर्सिज्म और कोई इंसान इसे रोक नहीं पाएगा। यह सुनकर बेथ समझ जाती है कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और असली आखिरी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। रिकॉर्ड की आखिरी चेतावनी खत्म होते ही पूरे अपार्टमेंट में दहशत फैल जाती है। अब बेथ और छोटी कैसी ही लगभग सुरक्षित बची होती है। डैनी गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है और एली उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब कोई भी इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इसी दौरान दानव को पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। वह हंसते हुए कहता है कि अब उसे एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं मिलने वाली हैं। तभी कैसी अपनी आंटी को बचाने के लिए पास पड़ी कैंची एली के मुंह में घोंप देती है। एली कुछ पल के लिए रुक जाती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। बेथ और कैसी फायर एग्जिट की तरफ पहुंचते हैं, जहां मिस्टर फोंडा की बंदूक पड़ी होती है। बेथ रास्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एली फिर से उन पर हमला कर देती है। बेथ गोली चलाती है। एली मरती तो नहीं, लेकिन उसके पैर का एक हिस्सा उड़ जाता है। इसके बावजूद वह दर्द महसूस किए बिना आगे बढ़ती रहती है। इस बार एली कैसी को प्यार से बहकाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह उसकी असली मां है और उसके पास आ जाए, लेकिन कैसी अब उसकी बातों में नहीं आती। वह साफ कह देती है, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। उसी समय सबसे डरावना दृश्य शुरू होता है। ब्रिजेट और डैनी के शरीर भी पूरी तरह डेडाइट बन चुके होते हैं। अचानक उनके शरीर एली की तरफ घिसटने लगते हैं और देखते ही देखते तीनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। कुछ ही सेकंड में एक विशाल और भयानक राक्षस जन्म लेता है, जिसके कई हाथ, कई पैर और कई चेहरे होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही राक्षस था जैसा बुक ऑफ द डेड के चित्रों में बना हुआ था। बेथ और कैसी किसी तरह लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाती है, उसके अंदर खून भरना शुरू हो जाता है। पूरा लिफ्ट खून से भर जाता है। यह दृश्य फिल्म का सबसे यादगार और डरावना सीन बन जाता है, जो क्लासिक हॉरर फिल्म दी शाइनिंग को भी श्रद्धांजलि देता है। आखिरकार लिफ्ट नीचे पहुंचती है और दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं। वे पार्किंग में खड़ी कार तक पहुंचते हैं, लेकिन भूकंप की वजह से बनी दरार में कार फंस जाती है। तभी वह विशाल दानव फिर उनके सामने आ जाता है। अब उसके हाथ में एक लंबी चेनसॉ और दूसरे तरफ एक बड़ा हथियार होता है। वह कैसी को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि बेथ बीच में आकर उसे रोक लेती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वे एक बड़े वुडचिपर मशीन के पास पहुंच जाते हैं। बेथ पूरी ताकत लगाकर उस दानव को मशीन की तरफ धकेलती है। उसी समय वह कैसी से मशीन चालू करने के लिए कहती है।
पहले तो कैसी डर जाती है, लेकिन अपनी आंटी की बात मानकर मशीन चालू कर देती है। वुडचिपर चालू होते ही वह भयानक राक्षस मशीन के अंदर खींचने लगता है। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर टुकड़ों में कट जाता है और हर तरफ खून फैल जाता है। आखिरकार बेथ और कैसी उस दानव से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह वही पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई जाती है। अब हमें समझ आता है कि फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई लड़की जेसिका इसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहती थी। वह लिफ्ट से नीचे उतरती है और अपनी दोस्त टेरेसा को फोन करके कहती है कि वह 15 मिनट में पहुंच रही है, लेकिन जैसे ही वह पार्किंग में पहुंचती है, उसे हर तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। वह डरकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है। उसी समय वह दानवी शक्ति, जो अभी तक आजाद घूम रही थी, जेसिका के शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहीं से फिल्म का शुरुआती सीन शुरू होता है, जहां जेसिका अपने दोस्तों के साथ जंगल में पहुंचती है और फिर वही खौफनाक घटनाएं होती हैं जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थीं। यानी जिस दानव को बेथ और कैसी ने हराया था, असल में खत्म सिर्फ उसका शरीर हुआ था। दानव अब भी जिंदा था और उसे बस एक नया शरीर मिल गया। इसी के साथ इविल डेड राइज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।